हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नरेंद्र सिरस्वा उड़ान के साथ आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल का जो न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे अपन। जो फर्स्ट न्यूज़ है आपका वो जीएस के पेपर सेकंड और थर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कोरोना वायरस पर हमले रोकने संबंधित अध्यादेश। सो स्टार्ट करते हैं। एंड सब्जेक्ट जो है आपका स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था फॉर प्रीलिम्स। कोरोना वायरस से जुड़े फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फॉर मेन स्वास्थ्य कर्मियों पर हमलों के मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। सरकार ने कोविड-19 महामारी के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमले को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाते हुए ऐसे अपराधों को गैर जमानती बनाने के साथ ही अधिकतम 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना प्रस्तावित किया है। ये याद रखना है आपको। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी है। आइए देखते हैं फैक्ट्स जो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। देश में बात करें कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों की तो वो 20,000 से भी पार हो चुके हैं। मृतकों की संख्या 650 से भी ज़्यादा है। इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कैबिनेट की एक बैठक के बाद कहा, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिकल कर्मियों और आशा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा को हमारी सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती, जो इस महामारी से लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कैबिनेट ने बैठक में इंडिया कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज के लिए 15,000 करोड़ को मंजूरी दी है, जिसका इस्तेमाल महामारी को रोकने के लिए तत्काल प्रतिक्रिया के तौर पर एक निर्दिष्ट उपचार इकाइयाँ एवं प्रयोगशाला स्थापित करने में किया जाएगा। इसके अलावा इस निधि का उपयोग 3 चरणों में किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को कोविड-19 सेवाओं में शामिल स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय अपनाने की सलाह दी है। आइए बात करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने एक पत्र में कहा कि सभी पेशेवरों में इन स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल और सेवाएं उन्हें जीवन बचाने के लिए एक अनोखी स्थिति में रखती है। इसके अलावा बात करते हैं इसकी पीआईबी का एक है, माई गवर्नमेंट ऐप से लिया गया है। कैबिनेट डिसीजन क्या था? प्रोटेक्टिंग आवर फ्रंट लाइन कोरोना वायरस ऑर्डिनेंस promulgated to amend Epidemic Disease Act 1897 approved. First is acts of violence against healthcare workers made cognizable and non-bailable offences. Second is investigation to be completed within 30 days and judgment within 1 year. Third is imprisonment up to 7 years and fine up to 5 lakh in case of grievous injuries. Accused to pay compensation twice the market value of damaged property. Okay. Next is, हालांकि सभी राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि वह देशव्यापी लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के सभी आदेशों का पालन करेगी और कहा कि यह एक तथ्य नहीं है कि वह पश्चिम बंगाल में कोविड-19 की स्थिति का आकलन करने के लिए प्रतिनियुक्त केंद्रीय टीम के साथ सहयोग नहीं कर रही है। यह आश्वासन केंद्र की ओर से ये आरोप लगाए जाने के बाद दिया गया कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्रीय टीम के कार्य में बाधा डाल रही है। पश्चिम बंगाल में अब तक 15 मौतें हुई हैं और 385 मामले सामने आए। हालांकि राज्य में कम से कम 79 लोग कोविड-19 से ठीक हो गए। हालांकि विभिन्न राज्यों से प्राप्त आंकड़ों के संकलन से पीटीआई द्वारा तैयार तालिका के अनुसार शाम 6:45 बजे तक देश भर के संक्रमणों की कुल संख्या 20,564 पर पहुंच गई है। कम से कम 654 लोगों की मौत इस महामारी में हो चुकी है। इसके अलावा अब तक 3,801 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो सबसे अधिक मामले सामने आया महाराष्ट्र में। वहीं गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मामले सामने आए। एक निकाय अधिकारी ने कहा कि मुंबई के धारावी इलाकों
इलाके में बुधवार को 9 और व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। ये देख लेना, आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। देखिए कैबिनेट डिसीजन, discrimination, harassment and physical violence against healthcare service personnel and damage to property during epidemic is punishable under the Epidemic Disease Amendment Ordinance 2020। ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट इज़ अध्यादेश के मुख्य प्रावधान, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इस मुद्दे से निपटने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अध्यादेश को मंजूरी दी जिसमें कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में लगे स्वास्थ्य देखभाल कर्मियों के विरुद्ध हिंसा, उत्पीड़न के कृत्य और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। इसके लिए अधिकतम 7 वर्ष की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ये स्वास्थ्य पेशेवरों की उन पर हाल के हमलों के मद्देनज़र पर एक प्रमुख मांग थी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि नए प्रावधान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को 3 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल की सज़ा, 50,000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे मामलों में जिसमें चोट गंभीर हो, सज़ा 6 महीने से लेकर 7 साल तक की होगी और जुर्माना 1 से 5 लाख रुपए के बीच होगा। यह स्पष्ट नहीं है कि ये प्रावधान कोविड-19 के संकट के बाद भी जारी रहेंगे या नहीं। नेक्स्ट इज़ अध्यादेश निम्नलिखित दंड का प्रावधान किया गया। सामान्य मामलों की बात करें तो 3 महीने से 5 साल तक का जुर्माना, 50,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक का, और यदि गंभीर मामला है तो उसकी बात करें तो जेल की अवधि 6 महीने से 7 साल, जुर्माना 1 से 7 लाख रुपए तक। यदि स्वास्थ्य कर्मियों के वाहनों, क्लिनिकों के नुकसान होता है तो दोषी से जुर्माने की राशि वसूल की जाएगी। यह राशि क्षतिग्रस्त संपत्ति को बाजार दर से दोगुना होगी। यह कदम भारतीय मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मेडिकल पेशेवरों को ड्यूटी पर हमले से बचाने के लिए तत्काल आधार पर एक कानून लाने की मांग के एक दिन बाद आया। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई की सीमा पर स्वास्थ्य कर्मियों के विरुद्ध हिंसा की बढ़ती घटनाओं के बीच यह मांग की जा रही है। आईएमए ने देश भर के डॉक्टरों और अस्पतालों को बुधवार को इस तरह के हमलों के विरोध के रूप में मोमबत्तियां जलाने को कहा था। आईएमए ने अपने डॉक्टरों और अस्पतालों को संबोधित करके एक पत्र में लिखा कि सफ़ेद कोट के साथ एक मोमबत्ती को जलाए। सफ़ेद कोट केवल एक चेतावनी है। आईएमए ने सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों, सचिवों, स्थानीय शाखा अध्यक्षों, सचिवों और पिछले राष्ट्रीय अध्यक्षों और पिछले एचएसजी के साथ सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों को संबोधित पत्र में कहा कि कोविड-19 में हमें केवल मानसिक रूप से दुर्व्यवहार और हिंसा के विरुद्ध असहाय होने के बारे में गहराई से अवगत कराता है। कलंक और सामाजिक बहिष्कार हर जगह है। प्रशासन द्वारा उत्पीड़न, राज्य द्वारा हिंसा के अलावा कुछ भी नहीं है। सुरक्षित कार्यस्थलों के लिए हमारी वैध ज़रूरतों को पूरा करना होगा। डॉक्टरों के संघ ने यह चेतावनी दी कि अगर सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो बुधवार को ब्लैक डे मनाएंगे और 23 अप्रैल को देश भर में डॉक्टर काले बैज के साथ काम करेंगे। नेक्स्ट इज कैबिनेट डिसीजन अंडर द एपिडेमिक डिजीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2020 हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल इंक्लूड ऑल पब्लिक एंड क्लिनिकल हेल्थ केयर सर्विस providers such as doctors, nurses, paramedical workers and community health care workers, any other person empowered under the act to take measures to prevent the outbreak of the disease or spread thereof, and any person notified by the state government. नेक्स्ट इज़ वाइट अलर्ट और ब्लैक डे के विरोध प्रदर्शन को वापस ले लिया। आईएमए ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गृह मंत्री के बाद 22 अप्रैल और 23 अप्रैल को प्रस्तावित वाइट अलर्ट और ब्लैक डे विरोध का प्रबंधन वापस ले लिया। प्रदर्शन डॉक्टरों की इकाई मांग कर रही थी कि केंद्र ऐसे समय में स्वास्थ्य कर्मचारियों को बढ़ते हमलों से बचाने के लिए एक कानून लाए जब वे कोविड-19 से मुकाबला कर रहे हैं। व्हाट इज़ द कंक्लूजन? केंद्रीय कैबिनेट ने 123 साल पुराने महामारी कानून को अपग्रेड करते हुए उसमें एक नए संशोधन किए हैं। डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ या मेडिकल टीम से हिंसा के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए एक आवश्यक था। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ और साथ हिंसा करने वालों के विरुद्ध
कानून में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ या मेडिकल टीम से हिंसा करता है या उस पर हमला करता है तो उसे 3 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। इतना ही नहीं, हिंसा करने पर जमानत भी नहीं दी जाएगी। ज़्यादा हिंसा करने और नुकसान पहुंचने की स्थिति में अधिकतम 7 साल की सज़ा, 5 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हमला यदि गंभीर है तो 2 गुना तक जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फेसबुक ने जियो में 43,574 करोड़ रुपए में खरीदी 9.9% हिस्सेदारी। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जीएस पेपर थर्ड। सब्जेक्ट है आपका साइंस एंड टेक और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे। फॉर प्रीलिम्स, जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और फेसबुक के व्यापारिक समझौते चर्चा में क्यों हैं? रिलायंस और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड और फेसबुक ने 22 अप्रैल को घोषणा की कि उनके मध्य एक समझौता हुआ है। बात करें इंडियन टेक्नोलॉजी क्षेत्र की तो सबसे बड़े एफडीआई में यूएस इंटरनेट की दिग्गज कंपनी फेसबुक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की डिजिटल इकाई जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में 9.99% हिस्सेदारी $5.7 बिलियन में खरीदेगी। फैक्ट्स की बात करें प्रीलिम्स के लिए, ये डील कितने रुपए में हुई है, इतना निवेश करेगी। जियो प्लेटफॉर्म का प्री मनी एंटरप्राइज वैल्यू 4.62 लाख करोड़ रुपए का आंका जा रहा है। फेसबुक इस निवेश के जरिए जियो प्लेटफॉर्म में 9.9% हिस्सेदारी खरीद रही है। इस संदर्भ में रिलायंस ने कहा कि इस निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म, रिलायंस रिटेल और फेसबुक के व्हाट्सएप के बीच कमर्शियल पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है। इसके तहत जियो प्लेटफॉर्म पर रिलायंस रिटेल के न्यू कॉमर्स बिजनेस को व्हाट्सएप के ज़रिए बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही व्हाट्सएप पर छोटे कारोबारियों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज निचले स्तर पर डिजिटल लेन देन के लिए होंगे सक्षम। रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अंबानी के अनुसार जियो के विश्व स्तरीय डिजिटल कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म और भारतीय लोगों के साथ फेसबुक के करीबी संबंधों को साझा करने की ताकत के दम पर हम आप में से हर एक के लिए नए और इनोवेटिव सॉल्यूशन लाएंगे। निकट भविष्य में जियो मार्ट, जो कि जियो का एक नया डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और व्हाट्सएप मिलकर लगभग 3 करोड़ छोटी भारतीय किराना दुकानों को डिजिटल लेन देन करने में सक्षम बनाएगा। यह दुकानदार अपने ग्राहकों से डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। इसका मतलब है कि आप सभी स्थानीय दुकानों से रोज़ाना के सामानों का ऑर्डर भी और इसकी डिलीवरी ले सकेंगे। इससे छोटे किराना दुकानदारों को भी अपने व्यवसाय को विकसित करने का मौका मिलेगा। साथ ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके रोज़गार के अवसर भी पैदा होंगे। नेक्स्ट इज़ भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। इस सौदे को लेकर रिलायंस ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनी में अल्प हिस्सेदारी के लिए किया जाने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा निवेश है और भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसके अलावा 2016 में जब रिलायंस ने जियो लॉन्च किया था तो भारत के डिजिटल सर्वोदय, भारत का समावेशी डिजिटल उत्थान का सपना लेकर चले थे, जिसका उद्देश्य था कि प्रत्येक व्यक्ति की जीवन गुणवत्ता में सुधार हो, भारत को विश्व की अग्रणी डिजिटल सोसाइटी में शामिल किया जाए। सो ये ध्यान में रखना आपको, भारत के डिजिटल सर्वोदय, भारत का समावेशी डिजिटल उत्थान का सपना। रिलायंस की तरफ से सभी एक दीर्घावधि के साझेदार के तौर पर फेसबुक का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट इज जियो को इससे लाभ क्या होने वाला है। जियो ई कॉमर्स, सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग और डिजिटल भुगतान के एकमात्र ठिकाने के रूप में उभर सकती है। चीन का ऐप वीचैट इसका मॉडल हो सकता है। टेंसेंट कंपनी का यह ऐप 1 अरब से अधिक लोगों को सेवा देता है। लोग विभिन्न सेवाओं के लिए इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप के साथ जियो मार्ट आपके आस पड़ोस की 3 करोड़ किराना दुकानों को ग्राहकों के साथ डिजिटल लेन देन की सुविधा देगा। तब वह भविष्य की तस्वीर बयां करते थे। यह सौदा जियो की स्थानीय कारोबारियों से अबाध ढंग से जोड़ेगा और उन्हें ऑनलाइन लेन देन की सुविधा देगा। इससे खुदरा और ई कॉमर्स क्षेत्र में पूरी तरह बदलाव आ सकते हैं। नेक्स्ट इज सजग रहने की आवश्यकता। ये आप देख सकते हैं। व्हाट इज़ अ कंक्लूजन। इस व्यापारिक समझौते के संदर्भ में फेसबुक के अनुसार यह निवेश भारत के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।
साथ ही जियो जिस तरह से देश में अप्रत्याशित बदलाव लेकर आई है, इसके प्रति हमारे उत्साह को दर्शाता है। 4 साल से भी कम समय में जियो ने 38.80 करोड़ से अधिक लोगों को ऑनलाइन लाने में बड़ी भूमिका निभाई। फेसबुक जियो के साथ मिलकर ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। फेसबुक ने इस निवेश से तेल से लेकर टेलीकॉम सेक्टर की जानी मानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपना कर्ज कम करने में महत्वपूर्ण रूप में मदद मिलेगी। नेक्स्ट इज़ ट्रंप की आव्रजन की प्रक्रिया पर अस्थायी रोक। दिस इज़ रिलेटेड टू जीएस पेपर सेकंड। वैश्विक मुद्दों से इम्पोर्टेंट है। फॉर प्रीलिम्स आव्रजन तथ्य। फॉर मेंस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के रोजगार की रक्षा के लिए मकसद से आव्रजन प्रक्रिया पर 60 दिन की रोक लगाने वाले सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। चर्चा में क्यों है? आव्रजन प्रक्रिया पर 60 दिन की रोक लगाने वाले सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आव्रजन प्रक्रिया को रोककर हमें अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने पर बेरोजगार अमेरिकियों को नौकरियों पर प्राथमिकता देने में मदद मिलेगी। यह गलत और अन्यायपूर्ण होगा कि अगर वायरस के कारण नौकरियां गंवाने वाले अमेरिकियों के बजाय विदेश से आने वाले नए आवश्यक कामगारों को स्थान दिया जाए। अब बात करें इमिग्रेशन की, तो इमिग्रेशन रन्स ट्रम्प्स स्टेट ऑफ द यूनियन। एज यू कैन सी हियर डेटा 2019 का 96.9, ये देख सकते हैं आप डेटा। नेक्स्ट इज़ नए ग्रीन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है अमेरिका ने। ओके, ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा मोस्ट यूएस इमिग्रेंट्स क्वालिफाई थ्रू फैमिली टाइज, इसका डेटा देखें तो 2019 में कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू 2016, 2017, 2018। इसके अलावा अमेरिका को रोजगार में पहला हक, ये ट्रंप का मानना है। विदेशियों को नौकरी देने से अमेरिका के प्रति नाइंसाफ़ी होगी। इसके अलावा व्हाट इज़ द कंक्लूजन? अमेरिका दुनिया में कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित देश है। विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप प्रशासन इस महामारी का इस्तेमाल आव्रजन को बाधित करने के लिए कर रहा है। अमेरिका में करीब 10 लाख वैध रूप से विदेशी कामगार और उनके परिवार जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं। मौजूदा कानून के अनुसार सीमित संख्या में ही ग्रीन कार्ड जारी किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से 5,68,414 भारतीय नागरिकों के आवेदन लंबित है और मौजूदा दर से ग्रीन कार्ड जारी किए जाने हैं तो इसमें करीब 195 साल लगेंगे। आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अनुसार अमेरिका में 4,59,000 विदेशी नागरिक ग्रीन कार्ड धारक बने, जो 2018 के मुकाबले 13% कम है, जो अभी दिखाया था मैंने आपको डेटा इसका। सो नेक्स्ट इज़ कोरोना वायरस पर किया हमला तो 7 साल तक की जेल। सो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित मुद्दे से इम्पोर्टेंट है। और प्रीलिम्स कोरोना वायरस की सुरक्षा हेतु अध्यादेश को मंजूरी दी है। अध्यादेश की मुख्य बातें ये इम्पोर्टेंट है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये आप देख लेना। ओके, नेक्स्ट इज़ भारत के प्रयास देख लेना। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का प्रस्ताव देख लेना। महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2, ये मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। जब राज्य सरकार का किसी समय ये समाधान हो जाए कि पूरे राज्य या उसके किसी भी भाग में किसी खतरनाक महामारी का प्रकोप हो गया है या होने की आशंका है, तब राज्य सरकार यदि यह समझती है कि मौजूदा स्थिति के साधारण उपबंध इसके लिए पर्याप्त नहीं है, तो वह ऐसे उपाय कर सकेगी या ऐसे उपाय करने के लिए किसी व्यक्ति से अपेक्षा कर सकेगी या उसके लिए उसे सशक्त कर सकेगी और जनता द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा अनुपालन करने के लिए किसी सूचना द्वारा ऐसे स्थायी विनियम विहित कर सकेगी जिन्हें वह उस रोग के प्रकोप या प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक समझे, तथा वह यह भी अवधारित कर सकेगी कि उपगत वे इसके अंतर्गत प्रतिकर यदि कोई हो तो किसी रीति
से और किसके द्वारा चुकाए जाएंगे। नेक्स्ट इज कंक्लूज़न। सो ये आपको देख लेना है अध्यादेश का। देखिए, बात करें नेक्स्ट इज प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन यानी रेमिटांस की कमी आई है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए रेमिटांस क्या है। और ये जो न्यूज़ है आपका, ये जीएस के पेपर सेकंड और थर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट आपका प्रवासी भारतीय अर्थव्यवस्था। फॉर प्रीलिम्स, प्रवासी द्वारा भेजे जाने वाले धन यानी रेमिटांस से जुड़े फैक्ट्स। फॉर मेंस, कोरोना संकट से भारतीय प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन यानी रेमिटांस में 23% की कमी आ सकती है। आइए देखते हैं चर्चा में क्यों है। कोरोना संकट का असर अब प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन यानी रेमिटांस पर भी पड़ेगा। रेमिटांस 23% की कमी आ सकती। प्रवासी भारतीय $64 बिलियन रेमिटांस भेज सकते हैं, जबकि पिछले साल यानी 2019 में $83 बिलियन भेजे गए थे। नेक्स्ट इज रेमिटांसेस टू इंडिया। इंडिया में रेमिटांस कहाँ से कितना आ रहा है। फर्स्ट रैंक में सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, ये पूछे आपको प्रीलिम्स में, यूएई से आता है। उसके बाद यूएस से आता है, फिर सऊदी अरेबिया से आते हैं। तो टॉप 3 का तो आपको पता ही होना चाहिए। पाकिस्तान से भी आता है, 4th रैंक का पाकिस्तान का। ओके, और सबसे कम कहाँ से आता है, इटली से आता है। ओके, बात करें फैक्ट्स की, तो अपने देश में धन भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय सबसे आगे हैं और इस मामले में भारत लंबे समय से टॉप पर रहा है, लेकिन अब कोरोना संकट के चलते इस पर भी प्रभाव पड़ सकता है। विश्व बैंक की माने तो कोरोना और लॉकडाउन के चलते ग्लोबली रेमिटांस में 20% की गिरावट आ सकती है। वहीं भारत के रेमिटांस में 23% की गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट इज़ रेमिटांस क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जब कोई प्रवासी अपने मूल देश में बैंक, पोस्ट ऑफिस या ऑनलाइन ट्रांसफ़र के जरिए पैसे भेजता है तो उसे रेमिटांस कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर, किसी दूसरे देश में नौकरी कर रहा कोई शख्स अपने देश में रह रहे माता पिता को पैसे भिजवाता है तो वह रेमिटांस होता है। इससे देश की इकोनॉमी पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। कोरोना वायरस के संक्रमण से दुनिया भर की इकोनॉमी उथल पुथल के दौर से गुजर पड़ी है। इस संकट का असर प्रवासी भारतीय लोगों की कमाई पर भी पड़ने की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट इज प्रवासी भारतीयों की कमाई पर कोरोना का असर। वैसे तो अपने देश में धन भेजने के मामले में प्रवासी भारतीय सबसे आगे होते हैं। यही वजह है कि लंबे समय से प्रवासियों द्वारा भेजे जाने वाले धन के मामले में भारत टॉप पे रहा है। लेकिन इस साल कोरोना वायरस के संक्रमण का असर रेमिटांस पर भी पड़ने वाला है। विश्व बैंक के अनुमान की माने तो उन्होंने अनुमान लगाया है कि साल 2020 में भारत में रेमिटांस 23% कम आ सकता है। इस साल प्रवासी भारतीय $64 बिलियन रेमिटांस भेज सकते हैं और एक साल पहले यानी 2019 में कितना भेजते थे, $83 बिलियन। विश्व बैंक की ओर से जारी बयान के अनुसार कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी प्रभावित हुई है। यही वजह है कि इस साल ग्लोबली रेमिटांस में 20% तक की गिरावट आ सकती है। वहीं भारत के संदर्भ में बात करें तो 23% कम रहने का अनुमान है, जो बीते सालों में सबसे बड़ी गिरावट है। इसके बाद बात करते हैं पड़ोसी देशों का क्या रहेगा हाल। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पाकिस्तान के रेमिटांस में भी 23% की गिरावट आ सकती है। $17 बिलियन रहेगा। एक साल पहले यानी 2019 में $25.5 बिलियन प्रवासी पाकिस्तानियों ने पैसे भेजे थे। वहीं बांग्लादेश ने इस साल $14 बिलियन रेमिटांस आने का अनुमान है। यह एक साल पहले मुकाबले में 22% कम है। इसी तरह नेपाल और श्रीलंका के रेमिटांस में क्रमशः 14% और 19% की गिरावट आ सकती है। नेक्स्ट इज यूरोप, सेंट्रल एशिया में 27.5% कम रेमिटांस। विश्व बैंक के अनुमान के अनुसार यूरोप और सेंट्रल एशिया में 27.5% रेमिटांस कम रहने का अनुमान है। इसी तरह साउथ एशिया में 22.1%, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में 19.6% कम रेमिटांस आ सकता है। आइए ये एक और देख लेते हैं इधर। डिक्लाइन ड्यू टू
ड्रॉप इन वेजेज, जॉब लॉस। इसके अलावा रेमिटांसेस इम्पोर्टेंट एज स्टिफ फॉल लाइकली इन एफडीआई, जैसे एफडीआई में फॉल हुआ है वैसे ही सिमिलरली रेमिटांस में फॉल हुआ है। कॉस्ट ऑफ रेमिटांस स्टिल हाई। नेक्स्ट रीज़न बात करें और एक्सपेक्टेड डिक्लाइन बात करें तो सबसे ज़्यादा यूरोप और सेंट्रल एशिया, देन सब सहारन अफ्रीका, देन साउथ एशिया, देन मिडल ईस्ट एंड नॉर्दर्न अफ्रीका, देन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन। नेक्स्ट इज़ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। वर्ल्ड की बात करें तो 20। ओके, सो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो। नेक्स्ट इज़ इस मामले में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन 19.3% का नुकसान होने का अनुमान। इसके अलावा भारत को भेजे जाने वाले पैसे में कमी आई, लेकिन इसमें अभी भी नंबर 1 है। वॉशिंगटन की बात करें तो विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने घर यानी भारत भेजे जाने वाले पैसे में बीते साल 8.9% की गिरावट देखी गई। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारत विदेशों में इस तरह की मनी ऑर्डर राशि हासिल करने वाले देशों में पहले स्थान पर बना हुआ है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को भेजे जाने वाले विदेशी मनी ऑर्डर में 2016 में लगातार दूसरे साल गिरावट आई। 30 साल में पहले ऐसा कभी नहीं देखा गया। इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से तेल कीमतों में गिरावट तथा पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों द्वारा कड़े वित्तीय अनुशासन अपनाए जाने को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नेक्स्ट इज पश्चिम एशिया में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं जो कि अपने घरों में नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। इसके अनुसार बीते साल सबसे अधिक मनी ऑर्डर पाने वाले देशों में भारत फर्स्ट रैंक पर रहा है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने घर यानी भारत भेजे जाने वाले पैसे रेमिटांस में बीते साल 8.9% की गिरावट देखी गई। हालांकि इस गिरावट के बावजूद भारत विदेशों से इस तरह की मनी ऑर्डर राशि हासिल करने वाले देशों में पहले स्थान पर बना हुआ है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को भेजे जाने वाले मनी ऑर्डर में 2016 में लगातार दूसरे साल गिरावट आई है। 30 साल में पहले ऐसे कभी नहीं देखा गया। आप देख लीजिए 2018 का, इंडिया का देख लीजिए, चाइना सेकेंड नंबर पे है, फिलीपींस थर्ड नंबर पे। ओके, अब बात करते हैं गिरावट के कारणों की। तो इस गिरावट के लिए मुख्य रूप से तेल कीमतों में गिरावट तथा पश्चिमी एशिया के तेल उत्पादक देशों द्वारा कड़े वित्तीय अनुशासन अपनाए जाने को जिम्मेदार बताया जाता है। पश्चिमी एशिया में भारतीय बड़ी संख्या में रहते हैं जो कि अपने घरों में नियमित रूप से पैसा भेजते हैं। इसके अनुसार बीते साल सबसे अधिक मनी ऑर्डर पाने वाला देश भारत पहले स्थान पर रहा है। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से वैश्विक मंदी स्पष्ट रूप से दिख रही है। इससे ऑटोमोबाइल उद्योग, पर्यटन उद्योग, शेयर बाजार और दवा कंपनियां सहित कई सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं। ना सिर्फ भारत प्रवासी बल्कि देश दुनिया के प्रवासी प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लेगी। यह पहले से अधिक वैश्विक आर्थिक संकट और अधिक गहराई होगी। नेक्स्ट इज कंक्लूजन। विदेशों में काम कर रहे भारतीयों द्वारा अपने घर यानी भारत भेजे जाने वाले रेमिटांस में कमी इस बात का संकेत है कि भारतीय प्रवासी कोरोना वायरस के कारण विदेशों में भी प्रभावित रहे हैं। संपूर्ण मानवता इस समय एक वैश्विक संकट से जूझ रही है। शायद यह हमारी पीढ़ी का सबसे बड़ा संकट है। इस कोरोना महामारी से भारत के लिए 2 बड़े सबक है। पहला कि दुनिया के किसी भी देश पर हमारी व्यावसायिक निर्भरता कम हो तथा सभी मामलों में हम आत्मनिर्भर बने, और दूसरा जीवन रक्षक दवाओं के शोध व विकास पर ध्यान देना चाहिए। यह निर्णय न केवल हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को नया आकार देगा बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति और संस्कृति को भी नए तरह से घड़ेगा। अगले कुछ सप्ताहों में आम लोगों, सरकारें जिस तरह का निर्णय लेंगी वह शायद तय करेगा कि आने वाले वर्षों में दुनिया का भविष्य कैसा होगा। सो स्टूडेंट्स, ओवर फॉर द डे। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो आपको तो शेयर कीजिए, अच्छा नहीं लगा हो तो भी शेयर कीजिए। और हमारा एक ऐप है प्ले स्टोर पे, उड़ान एकेडमी के नाम से, वो डाउनलोड कीजिए।
वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज़ लगा सकते हो, फ्री स्टडी मटेरियल एक्सेस कर सकते हो। इस टाइम आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा टेस्ट सीरीज़ पे भी। आप अपनी प्रिपरेशन को एक नया आयाम दीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, और क्वारंटाइन में रखते हुए स्टडी कीजिए और अपना पूरा एफर्ट लगाइए। एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। और फॉर द डे, बाय बाय।